सो गाइज इसमें हम अब तक हमने क्या करा था, अब तक हमने क्या इसका किया था, एएमयू के मतलब हमने सारा फॉर्मूला रिवीजन किया था। क्या किया था? फॉर्मूला रिवीजन किया था। अब क्या करेंगे? एएमयू की पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। एएमयू की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं लगभग 2010 से लेके 2020 तक करेंगे। तो हम चलो 2020 से ही स्टार्ट करते हैं और 10 तक बढ़ेंगे और देखेंगे कैसे कैसे सवाल एएमयू अपने एग्जाम्स में पूछ रहा है एंड यू हैव टू आंसर मी। चलो भैया स्टार्ट करो, बताओ ये सवाल कैसे करना है। An Earth satellite moving with a linear velocity v, its altitude h is given by following relation। h की वैल्यू पूछ रहा है कि यहां से एल्टीट्यूड मतलब अर्थ के सरफेस से हाइट जहां पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जहां पे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो बताइए इस h की वैल्यू क्या हो कि इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो, v हो। तो भैया ये कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे? एनी एनी आइडिया हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस? सिंपल है, चूंकि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसको जो मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, किसकी मदद से मिल रहा है बेटा? किसकी मदद से मिल रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी की वजह से मिल रहा है। तो मैं लिख दूं एम वी स्क्वायर बाई आर। आर को क्या लिखूं? आर ई प्लस एच लिख दूं। आर को आर ई प्लस एच लिख दूंगा तो क्या तुम्हारे मतलब क्या तुम्हें कोई तकलीफ हो जाएगा इससे, कोई परेशानी हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एफ जी को क्या लिखूंगा? जी मास ऑफ अर्थ, मास अपॉन व्हाट? एच का होल स्क्वायर। अच्छा, एक आर ई प्लस एक आर ई प्लस एच को मैं कैंसिल करूं तो क्या इससे तुम्हें कोई तकलीफ होगा? मैंने एम से एम को शहीद कर दिया, इससे तुमको कोई दिक्कत? दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। कौन सा तुम्हारा रिश्तेदार लगता है कि तुमको दिक्कत ही हो जाएगा, है ना? तो ये क्या होगा, ध्यान से सुनो, ये क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच की वैल्यू होगी जी एम ई बाई वी स्क्वायर। हमें एच चाहिए तो एच बराबर क्या हो जाएगा, जी एम ई बाई वी स्क्वायर माइनस आर ई। अब बताओ इस सवाल को ऑस्कर अवार्ड दे दिया जाए? क्या ही लुल्ले सवाल था। अब जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए क्या है, लोल सवाल है। कितने लोग खुद से कर लिए थे? कितने लोग खुद से कर लिए थे? अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, सिर्फ मेरा जो फॉर्मूला भी देख लिया होगा वो भी लगा लेगा इसको, है कि नहीं? ओके चलो, अगला सवाल, दिस इज जस्ट 5। अगर इसको तुम गलती कर दिए तो कूट दूंगा, ठीक है अमन? कुटाई खानी है? चलो भाई सॉल्यूशन करो। ओके, 1 आ रही। बाकी कोई भाई? क्या है, कैलकुलेट द हाइट h above earth surface where acceleration due to gravity would 2.5। अर्थ सरफेस के कितने हाइट पर एक्सेलरेशन की ग्रेविटी 2.5 हो जाए, विच फॉर्मूला आई शुड अप्लाई? जी डैश इज इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी है भाई?
10 अपान 1 प्लस एच अपान आर ई। जी डैश की वैल्यू कितनी है? जी डैश की वैल्यू कितनी है? 2.5। मैं इसको 10/4 लिख दूं तो आपको कोई कष्ट? तो चलिए मैं 4 इजकल टू क्या लिख दिया? 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ना रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो 2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस एच अपान आर ई। एक काम करिए, इसको इधर भेज दीजिए तो एच के बराबर आर ई आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, चलिए भैया ये हो गया 17। ठीक, अगला सवाल। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या होगा बताएं? 3 particle, 2 with mass m and 1 with capital mass M, might be arranged in any 4 configuration. So in rank configuration this शायद मेरे टाइम में आया हुआ था। In my time the same question has been asked. अच्छा चलो भैया पहले केस में निकालते हैं, एक ही केस में करते हैं। दैट इज कैपिटल एम, दैट इज स्मॉल एम एंड दिस इज स्मॉल एम। ठीक है, अब भैया इसके मान लेते हैं इसकी दूरी आर है, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स अगर मान लो किधर की तरफ लगेगा, पहले तो ये बताओ। इसकी वजह से फोर्स इधर की तरफ लगेगा एफ, तो इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा? सेम लगेगा लेकिन F/4 लगेगा। कितने लोग कह रहे हैं भैया? 5F/4। क्यों F/4 मैंने लिखा है तुम्हें बात समझ में आ रहा है? क्योंकि दूरी दुगना हो गया है, बाकी मास तो दोनों केस में सेम था, दूरी दुगना हुआ तो फोर्स 1/4 हो गया। क्या कहते बिडू? केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड तो सिंपल है, इधर मास एक m है, एक इधर मास है और एक इधर मास है, इसके वजह से फोर्स इधर लगेगा और इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा। एफ नेट कितना आएगा? 0। क्या बोलते बिडू? एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा है। तीसरा देखो, एक m मास है, एक m मास है, इसके वजह से फोर्स इधर आएगा और इसके ऊपर वाले की वजह से फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। नेट फोर्स कितना होगा? F√2। क्या कहते दोस्त? अच्छा इसमें क्या होगा? इसमें कोई एंगल है, एक कोई एंगल पे है, मान लो किसी थीटा एंगल पे है, किसी थीटा एंगल पे है, तो मान लो इधर फोर्स एफ लगेगा, इधर भी फोर्स एफ लगेगा। नेट कितना आएगा? 2F cos 3F θ/2। अरे यही होगा ना, यही होगा ना। अब तुम बताओ सबसे ज्यादा फोर्स किसमें है? 5/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 दशमलव कितना होता है? 1.25F, और इसमें तो 0 हो गया है, और चूंकि एंगल बढ़ने पर कॉस की वैल्यू क्या होती है? तो देखो तुम सोचो, अगर मान लो मान लो 30 डिग्री पर होता, ये कितने पर होता? 30 डिग्री पर होता, मतलब एंगल 30 डिग्री पर होता एफ और एफ, तो आंसर क्या आता? 60 डिग्री पे होता, तो 60 ले लो ताकि आसान हो जाए, तो ये हो जाता 2F cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो F आता, मतलब F आता, यानी 90 से कम रहने पे कम आ रहा है,
ओहो सॉरी, √3/2 होती, मतलब 90 से कम होने पे 90 से कम होने पे क्या हो रहा है, वैल्यू एफ की वैल्यू ज्यादा आ रही है ना, ऑब्वियस सी बात है ना। तुम बताओ। तो पहली बात, सबसे कम किस केस में है, सबसे कम किस केस में है, सेकंड में है। तो सेकंड वाले को पहले किधर करना है, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो देखो सेकंड सबसे पहले किस में है, तो सी में भी है, डी में भी है, बी में भी है, तो पहला तो गलत हो गया। उसके बाद से कौन पहले आएगा, ये बताओ, पहला पहले आएगा कि तीसरा पहले आएगा, पहला। देखो सबसे पहले सेकंड होगा, उसके बाद जो भी हो, उसके बाद फर्स्ट होगा, फिर थर्ड होगा, यही होगा ना। क्योंकि तुम ही सोचो ना, पहले से ज्यादा है 1 दशमलव, √2 क्या है, 1.4 है, इससे ज्यादा है। तो इसका मतलब देखो ये ऑर्डर किस में है, फर्स्ट के बाद थर्ड किस में है, फर्स्ट के बाद थर्ड किस में है, बी में है, फर्स्ट के बाद थर्ड किस में है, बी में है। और ये चूंकि कॉस की वैल्यू ना छोटे एंगल पे ज्यादा होती है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू कम होती जाती है, तो इस वजह से विच शुड बी आंसर, सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा ये होगा। क्यों भाई, क्या कहते हो, कितने लोगों को समझ में आया मेरी बात। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 4, a small satellite is in elliptical orbit around the earth as shown. L denote the magnitude of angular momentum and K denote the, क्या है यार, लुल्ला सवाल, जल्दी से आंसर बताओ, बिना पढ़े आंसर बताओ, जल्दी से आंसर, जल्दी से आंसर, कैन यू टेल मी द आंसर। अरे मेरे भाई, कैन यू टेल मी द आंसर। एक बात बताओ, तुम बताओ, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मैं एंगुलर मोमेंटम को एम बी आर बराबर कांस्टेंट लिखता हूँ, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, जहां आर ज्यादा वहां वेलोसिटी कम, कहां पे आर ज्यादा है, एक पे आर ज्यादा है, एक पे क्या होगा, एक पे वेलोसिटी क्या होगा बेटा, अरे आर ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो ये भी कम होगा। तो देखो एंगुलर मोमेंटम तो दोनों केस में सेम होगा, है कि नहीं, क्योंकि ये लॉ ही कहता है कि बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो दो पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, एक पे कम होगा, तो k2 इज ग्रेटर देन है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्यों भैया, बहुत बढ़िया। अगला, तो उसका है, इसका आंसर बताओ, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जल्दी से बताओ। अरे टी स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, किसने बोला था, कैपलस थर्ड लॉ में बोला गया था, थर्ड लॉ में बोला गया था। कौन सा आंसर है यार, ये वाला है, तुम ही सोचो ना, इसका रूट ले लो, तो टी प्रोपोर्शनल लो r⁻³ हो जाएगा आंसर। विच आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, द ज्वाइनिंग देम द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, हमसे पूछा जा रहा है कि कहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, ठीक है, तो दिस इज एम, ध्यान सुनना, दिस इज एम, एंड यहाँ पे क्या है 4m, क्या पूछा जा रहा है कि प्लेस एट आर, बोल रहा है
कि जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो मान लो मैं एम से निकालना चाहता हूं कि किस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, तो कैसे निकालूंगा। मान लिया एक्स दूरी पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 4 इंटू आर अपान अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 1। ये क्या आया 2r/3। क्या कहते हो गाइस, आ गया ना डायरेक्ट। अबे यार, तो ये चीज क्या है 2r/3 एंड ये क्या है फिर r/3। अब थोड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, इसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसके वजह से पोटेंशियल निकाल के जोड़ दो, तो वी नेट क्या हो जाएगा, हो जाएगा v1 प्लस v2। v की वैल्यू क्या होगी k m, k कहां से आ गया है माइनस जी m अपन आर, आर की जगह पे क्या लिखूं 2r/3 प्लस माइनस जी 4m/r/3। सॉल्व करो दोस्त, सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। देखो यार ये तीन को ऊपर ले जाओ, तीन को ऊपर ले जाओ, तो 3gm/r तो कॉमन ही हो जाएगा, माइनस gm/r, gm3/r कॉमन हो गया, क्या बचा ये 1/2 बचा, प्लस ये क्या बचा भाई, हाँ अरे क्या बचा, अबे क्या बचा, क्या बचा 4 बचा, तो ये 4 दूना 8 1 9, ऐसा कुछ बन रहा है क्या। मैंने कुछ मिस, आई हैव डन एनी टाइप ऑफ मिस्टेक, मुझसे कोई मिस्टेक हुई है क्या, कोई कुछ बताएगा, कोई मिस्टेक कर दिया हूं क्या इधर। हाँ हाँ, अरे r/r-x, अरे अगर ये 2r/3 है, यहां से यहां तक 2r/3 है, तो यहां से यहां तक क्या होगा r-x, तो करो r/3 तो आएगा। 4 आनी चाहिए, ये तो m से आना चाहिए ना, अपोजिट वाला रखते हैं ना, यहां से निकालना है तो अपोजिट वाला रखते हैं ना, यही वाला रखते हैं। एक मिनट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब हम बेसिक से इसको वो कर लेते हैं, हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। दिस इज m, दिस इज 4m। मान लिया है m से x दूरी पे क्या होने वाला है, m से x दूरी पर क्या होने वाला है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाली है, तो यहां से इसकी दूरी क्या होगी r-x। तो यहाँ लिखो, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर की तरफ और इसकी वजह से इधर की तरफ, तो कभी ये जब तक एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे तब तक ये क्या नहीं होंगे, न्यूट्रल नहीं होगा ये पॉइंट, तो कैंसिल आउट कराओ, i बराबर i2 करवाओ, i1 करो, लिखो माइनस जी एम अपन, लिखा यार एक्स स्क्वायर बराबर माइनस जी 4m अपन एक्स माइनस r-x का होल स्क्वायर, हाँ है ना, माइनस जी ने माइनस जी को खत्म किया, एम ने एम को खत्म किया, ये देखो क्या आया r-x का होल स्क्वायर इजिकल टू 4x स्क्वायर, रूट ले लो, r-x इजिकल टू क्या आया अंडर रूट 4x आया। भैया इसको सॉल्व करिए, मैंने कुछ इसमें भी कुछ मिस्टेक कर दिया है क्या, तो इसका मतलब r बराबर क्या हो गया 3x, तो x बराबर जो आ रहा है r/3 आ रहा है, इसका मतलब हमने जो फॉर्मूला किया था उसमें लोचा ये किया था, ये √1 होगा, मतलब जहां से निकालना होता है उसी का मास रखते हैं। ओके ठीक है, तो गलती करवा दिए तुम लोग और खुश हो रहे हो हैं, ट्रिक में भी गलती हो जा रही है बताओ, तो इसको मैं क्या लिखूं, कहां पीछे चेंज होगा देवी, क्या चेंज होगा, हाँ हाँ, कहाँ 2x आएगा, अरे 2x आएगा तो इस x को इधर नहीं भेजिएगा, तो ये 3x नहीं हो जाएगा क्या यार, ये लड़कियां बुद्धि कहाँ रखती हैं अपना। चलो तो बताओ भैया, अब निकालें पोटेंशियल निकालें, वी नेट बराबर क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, v1 की वैल्यू क्या होगी बेटा माइनस जी एम अपन आर की जगह पे r/3 कर दो तो 3 ऊपर चला गया, प्लस माइनस जी 4m अपन 2r/3। पहले तो इसको यहां से निपटाओ,
और क्या क्या कॉमन करो, -g m 3/r कॉमन कर लो, ये क्या बचा, 1 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा यार, यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, तो 2 1 3, 3 3 का 9, आंसर क्या आएगा, 9 g m/r। खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय, एकदम आसान सा सवाल था। अगला सवाल करो। अभी कितने सवाल हैं यार, अभी काफी सवाल है ना, अभी तो बहुत सवाल है। चलो 2 4 से ज्यादा नहीं है, 2 4 ही सवाल है। एक काम करो, तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास कब से है, केमिस्ट्री की क्लास नहीं है तुम्हारी आज, कोई बात नहीं, चलो तब तब यही पढ़ते हैं। चलो इसे सॉल्व करो। बताएं भाई, एन एस्ट्रोनॉट ऑफ मास 2 इंटू, देखो यार अब क्या है ना कि अगले 30 तक अनअकैडमी पर क्लास नहीं लगाऊंगा, ठीक है। पहले तुम्हारा काम कर लूं, तुम लोग का सिलेबस में खत्म कर, सिलेबस खींच लूं, ठीक है, 11th का। देन फिर हम अनअकैडमी पे फिर से पढ़ेंगे। तो 12th वाला पोर्शन अनअकैडमी पढ़ेंगे। तो कल तुम्हारी 3 क्लास है, जिसमें से 1 या 2 ऐप पर होगी, बाकी यूट्यूब पर होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? तो यार सारे लोग आ जाओ, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास 20 मार्क्स तक का कंटेंट है। और यार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, तो अब तक तुमने 30 मार्क्स ही पढ़ा है, और ये जो ये 20 मार्क्स है ना, सबसे ज्यादा इजी है। सबसे ज्यादा देखो, 11th का अगर सबसे टफ पार्ट है तो मैकेनिक्स है, उसके बाद मोस्टली पार्ट्स इजी हैं, और यहाँ से सवाल आते भी हैं और सब लगा के भी जाते हैं। तो अगर तुम लोग ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करोगे ना, तो लास्ट लास्ट में आके तुम्हारा क्या हो जाएगा ना, धनिया पुदीना बन जाएगा। और एक बात ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा इफेक्टिव पढ़ाई जो होती है लास्ट की पढ़ाई होती है। अगर तुम लास्ट में क्लासेस छोड़ रहे हो, तो तुम अपना टोटली नुकसान कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है ना, टीचर का भी एक माइंडसेट होता है, अभी ज्यादा दिन होता है तो एक कम इफेक्टिव वे में पढ़ाता है, मतलब पढ़ाता तो तब भी है, लेकिन उनका क्या रहता है, समझ रहे हो, कि चलो अभी एग्जाम थोड़ा सा दूर है, लेकिन जैसे एग्जाम आता है ना, तो वो भी अपना पूरा ताकत झोंक देता है कि मैं इन्हें क्या पढ़ा दूं कि इनका सिलेक्शन हो जाए, समझ रहे हो। तो ये लास्ट में टीचर के कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी होता है। और बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बकैती कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करो। यस यस, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। ओके, अब तक कहाँ थे भाई, ओके तो क्लास में अभी इतना लेट आ रहे हो, जबकि क्लास में नोटिस बोर्ड पे मैंने, अच्छा क्लास में तुम थे, ओके तो तुम्हें कैसा लगा, बोलो, कुछ समझ में आ रहा है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। ओके तो 20 मार्क्स, 20 मार्क्स तो अभी, क्या हुआ, हेलो, हाँ जी बताएं। ओके इस ये सारे क्वेश्चन जो हैं एएमयू में आए हुए ही हैं, ठीक है। तो अभी हमने ग्रेविटेशन का रिवीजन करके अभी हम क्वेश्चन ही जस्ट सॉल्व कर रहे हैं, बाकी आप क्लास के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज फीडबैक इज इंपॉर्टेंट, उससे हमें पता चलता है बच्चे क्या सीख पा रहे हैं। तो चलो भाई गाइस, इस सवाल को करो, एन एस्ट्रोनट्स ऑफ मास इतना, वेयर एम इज द मास ऑफ अर्थ, रिवॉल्व अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन एट डिस्टेंस दैट ट्वाइस अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एस्ट्रोनॉट टू द अर्थ। यस, इस सवाल को सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड आई होप यू आर एबल टू सॉल्व दिस। एस्ट्रोनॉट का मास कितना है,
ओके, 1 × 10⁻⁻⁴ ऑप्शन डी। इसमें क्या पूछा गया? फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एस्ट्रोनॉट। तो एक बात बताओ, तुम ध्यान से सुनना मेरे भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अर्थ के लिए क्या होगा? ध्यान से सुनना। ए हु इज दिस यार? ये कौन है भाई? ये कौन है? हेलो, कौन था ये? हु वाज दैट? भाई मैं क्लास से बाहर कर दूंगा और 1 रुपया रिफंड नहीं दूंगा, फिर जाके तुम घूमते रहना, ठीक है? डकैती नहीं चल रही है भाई, मतलब शर्म नहीं आ रही है? 1 महीने बाद एग्जाम तुम्हारे सर पे है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कवर हो, क्योंकि लगभग हर चैप्टर से सवाल पूछता है। जेई मेन तो है नहीं कि चलो ये 10 चैप्टर अच्छे से कर लिया हो गया, ये हर चैप्टर से ही सवाल उठाता है, और चैप्टर है तुम्हारे 32 के आसपास। थोड़ी बहुत शर्म कर लो। यही सब काम बीटेक में अच्छा लगता है, फर्स्ट ईयर में जाके करो तो समझ में भी आता है कि चलो बच्चे नए नए हैं। जब इंसान के जिंदगी की लगी पड़ी हो ना, तो ये सब नहीं अच्छा लगता है। और अगर उस अब ऐसे सीन में भी तुम ऐसा काम कर रहे हो, तो तुम एकदम निहायती गधे आदमी हो। ये कौन था जो बजा रहा था? इरशाद? भाई मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगा, तुमने वैसे भी लास्ट टाइम फीस नहीं जमा किया है। मतलब तुम लोग को शर्म नहीं आ रही है? 1 महीना एग्जाम बचा हुआ है और तुम पता नहीं क्या बजा रहे हो। यही सब करने के लिए पूरी बीटेक पड़ी हुई है, ठीक है? अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो वैसे ही लटक जाओगे फिर। एक से एक गधे पड़े हुए हैं। ये सवाल करो, क्या पूछ रहा है? इरशाद आंसर बताओ। इरशाद, अभी तुमको क्लास से बाहर निकालता हूँ, रुको। काइनेटिक एनर्जी, अर्थ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? आंसर बताओ, ये क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? G m/m/2r। ठीक, पहली बात हो गई। अब एस्ट्रॉइड का मास इतना दे दिया है, और एम जो है किसका मास है? अर्थ का। सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब ये पहले अर्थ के अराउंड घूम रहा था, अब सन के अराउंड घूम रहा है, और इसका रेडियस कितना है? 2 गुना है। तो काइनेटिक एनर्जी एट सन क्या होगा? G m/m/, यार सन का मास नहीं दिया है क्या इन्होंने? वो तेरी। अच्छा, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एस्ट्रॉइड टू द अर्थ। एस्ट्रॉइड की फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एस्ट्रॉइड टू द अर्थ। तो एस्ट्रॉइड की काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, ठीक है? तो ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे मतलब दोनों केस की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है ना। एक बार सन, क्या? सन का मास अर्थ के मास के बराबर थोड़ी ना है कि कट जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है ना भाई, दोनों केस में। ओह, ओके, तो ध्यान से सुनोगे यार, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन इस टाइप का है, एक क्वेश्चन इस टाइप का है। एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन को ऐसे समझ बैठा कि एक एस्ट्रोनॉट था, और पहले इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, फिर सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगा। बट ऐसा नहीं है। देखो एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ पे एक सन है, ठीक है? दिस इज सन। अब यहाँ पे ना एक एस्ट्रोनॉट है, बात समझ में आ रहा है? ये एस्ट्रोनॉट क्या कर रहा है? सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और अर्थ भी किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है भाई? अर्थ भी किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? सन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो देखो किसका है कि द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द सन एट डिस्टेंस दैट इज ट्वाइस अर्थ फ्रॉम द सन। मतलब अगर मान लो इसको सन, इसको अर्थ मान लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये नजदीक है और दिस इज एस्ट्रोनॉट। तो अगर इस यहां से इसकी दूरी r है ना, तो यहां से इसकी दूरी कितनी है? 2r है। अब बताओ अर्थ का सन के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। बताओ क्या होगा अर्थ का सन के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई? बोलो, अरे बोलो यार। जी एम ई
इंटू एम एस अपन आर, 2r। हाँ, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एस्ट्रोनॉट क्या होगा? ए होगा जी एम एस्ट्रोनॉट इंटू एम एस अपन 2r। ठीक है, अब 2r की जगह पे ना 2 × 2r लिखना पड़ेगा, बिकॉज इसका रेडियस कितना है? 2 गुना है। कितने लोगों को ये बात समझ में आया? अब इन दोनों का भाग दे दो, तो काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट? हाँ, 2 × यस, हाँ लिख देंगे, वो लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। वो तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ अपन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स बराबर क्या होगा? देखो जी जी एम एस एंड 2r कट गया, बचा क्या? ऊपर क्या बचा? ओनली एम ई, नीचे क्या बचा? एम ए अपान 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग? अब थोड़े से सॉल्व करो बेटा। एक काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी अर्थ और अपन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एस्ट्रोनॉट क्या होगा? मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाई 2 अपान 2 × 10⁻⁻⁴, यही है ना? इंटू एम ई, एम ई ने एम ई को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया। आंसर क्या है? 10⁻+4 के आसपास आ रहा है। ऐसा कोई आंसर नहीं है क्या? आ रहा है। तो एक्चुअली 10⁻⁴ है। इसने पूछा है कि एस्ट्रोनॉट का पहले पूछा है, मतलब हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ अपॉन एस्ट्रोनॉट निकाला तो 10⁴ आ रहा है, लेकिन इसने काइनेटिक एनर्जी ऑफ एस्ट्रोनॉट अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ पूछा है, तो ये क्या होगा? 10⁻⁻4 होगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। यस, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, एक्चुअली मैं इसमें एक तो मेरी अंग्रेजी कमजोर है, ऊपर से मैं इसको एज अ सैटेलाइट ट्रीट कर रहा था। दैट वाज आई गॉट, अब मैं थोड़ा सा वो हो गया कि इसने सन का मास दिया नहीं है, हालांकि सन का मास कट जाएगा। बहुत अच्छे रमन, रमन तुम बता रहे थे ना इसका आंसर? कौन बता रहा था? किसने आंसर सबसे पहले बोला था? क्या नाम था आपका? ओके गुड, बहुत बढ़िया। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये तो बहुत आसान है। भाई देखो यार, तुम्हें क्लास की जो है ना, क्लास की लिंक जो है, सारे लोग नोटिस बोर्ड चेक करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अब तुम्हें पता है ना कि अब करो या मरो का टाइम है, तो मैं दिन में 2-3 क्लास लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए सिलेक्शन। और अगर तुम्हें सिलेक्शन नहीं देना, कोचिंग छोड़ के भाग जाओ, आई डोंट केयर। ठीक है, मुझे घंटा ना किसी से फर्क पड़ने वाला है, लेकिन जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है मैं उसका 2-3 क्लास लगाऊंगा। अगर किसी चैप्टर को मुझे 3 बार पढ़ाने की जरूरत पड़े तो मैं पढ़ाऊंगा, बिकॉज आई नीड सिलेक्शन। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो जिसे पढ़ना है पढ़े, जिसे नहीं पढ़ना है भाग जाए, मुझे कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि यार, मतलब ठीक है वो, अब जिसे अपनी करियर की होगी, पढ़ी होगी, वो अपना जरूर समझेगा कि मुझे करना क्या चाहिए। तो देखो, द डेंसिटी ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लेनेट इज ट्वाइस about the earth. Acceleration due to gravity at the surface of planet is equal to that at the surface of planet. Yes, the radius of earth is r, the radius of planet would be. Try to solve this question. जी मेन में सेम क्वेश्चन आया था। अच्छा भैया एक बात बताना, हेलो भैया, हेलो भैया, एक बात बताना, ये इसने एक लाइन बोला है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लाइन पढ़ो, एट सरफेस ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ पे जो जी है वो किसके बराबर है? प्लेनेट के बराबर है। जी की वैल्यू क्या होती है? जी मास ऑफ अर्थ अपन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, बराबर प्लेनेट के लिए मैं क्या लिखूंगा? जी मास ऑफ प्लेनेट अपन रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। क्या कहते हो? जी ने जी को मार दिया। ठीक है, मास ऑफ अर्थ अपन मास ऑफ प्लेनेट किसके बराबर है? हमें क्या निकालना है? रेडियस ऑफ प्लेनेट निकालना है ना, तो रेडियस ऑफ प्लेनेट को एक पास लेके जाओ। मास ऑफ प्लेनेट अपन मास ऑफ अर्थ, मान लो ध्यान से देखना, m बराबर होता है ना रो इंटू बी। अरे रो बराबर क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम, पढ़ा है ना? ठीक, तो m बराबर क्या होगा? रो इंटू वी। तो ध्यान से देखना, मैं क्या लिख दिया, क्या लिख दिया रे?
मास ऑफ प्लेनेट अपन मास ऑफ अर्थ। तो आर स्क्वायर तो ये रहा ही रहा। मास ऑफ प्लेनेट को क्या मैं लिख सकता हूं, मान लो पृथ्वी का डेंसिटी रो है तो प्लेनेट का डेंसिटी 2 रो होगा, क्वेश्चन में दिया गया है। देखो यहाँ कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया क्वेश्चन में दिया गया है। तो मास ऑफ प्लेनेट को क्या लिख दूंगा, 2 रो मल्टीप्लाई बाई उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, मान लिया इसका रेडियस आर है, रेडियस आर है प्लेनेट का, तो वॉल्यूम क्या होता है, प्लेनेट मतलब वो भी एक गोला ही होगा, तो दैट विल बी 4/3। अरे बोलो ना, पाई आर पी का क्यूब। ठीक, अपान में मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर, हाँ आर ई का क्यूब। अब इसने इसको मार दिया और इधर देखो आरपी का स्क्वायर बचा था, आरपी का स्क्वायर बचा था, इसने भी इसको मार दिया, क्या बचा, रो ने भी रो को मार दिया, 4π/3 ने भी 4π/3 को मार दिया। सोचो बचा क्या, उधर कुछ नहीं बचा, इधर क्या बचा है, इधर क्या बचा है, इधर बचा है सिर्फ आरपी, 2 आरपी बचा है, और नीचे क्या बचा है, चलो लिख लेते हैं, इधर बचा है 1, इधर बचा है 2 आरपी अपन, इधर नीचे क्या बचा है भाई, नीचे क्या बचा है आर ई, तो आर ई की वैल्यू क्या हो गई 2 आरपी, तो आरपी की वैल्यू क्या हो गई RE/2 आंसर। ऐसा कुछ आंसर में है क्या, यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट्स आवर आंसर। अबे क्या लुल्ले सवाल, क्या, तो प्लेनेट की तो मैं लिख रहा हूँ ना RE/2, प्लेनेट का ही तो निकाला है ना RE/2। तो ऐसे तुम बताओ, मैंने जो तुमसे ग्रेविटेशन पढ़ाया क्या उससे बाहर का एक भी क्वेश्चन मतलब एएमयू में पूछा गया है, हाँ या ना, अभी नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखो कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल दो इसका आंसर क्या होगा। 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, सेकंड क्वेश्चन क्योंकि 2 घंटे, आई थिंक 2 घंटे हो गया हमें क्लास लेते हुए। ठीक है, ये आज क्लास मान के चलो 4 घंटे की मेरी हो गई, मैं भी एक इंसान ही हूँ, बट कोई नहीं। ये बताओ इसमें आंसर क्या होगा, चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के तो बी आंसर होगा, क्यों, क्योंकि जो वर्क डन होगा विल बी सेम इन ईच केस, सेम इन ईच केस, क्योंकि जो वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स होता है दैट इज व्हाट, दैट इज कांस्टेंट। तो आई होप तुम लोग को सारा मसला समझ में आ गया होगा। तो ग्रेविटेशनल का मैं एक और पार्ट लेके आ जाऊंगा, कुछ क्वेश्चन और मैं पीवाईक्यूज के डाल दूंगा, तो जस्ट यू हैव टू तुम्हें क्या करना है कि उसे भी सॉल्व करना है। ग्रेविटेशनल के बाद से मैं पीवाईक्यूज डालना स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड तुम्हें मेरा साथ देना है। देखो साथ देने का मतलब तुम्हें उसे देखना है, ठीक है, अगर मैं डालूं और तुम ना देखो, मैं बना ही इसलिए रहा हूं कि तुम लोग देखो और तुम लोग का सिलेक्शन हो जाए, बस मुझे चाहिए बच्चों का अपने सिलेक्शन, सिंपल सा लॉजिक है। अगर तुम में से 50% का भी इस बार सिलेक्शन दिला दिया ना, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि मैं आई एम डूइंग अ गुड वर्क। ठीक है, समझ रहे हो, चलो, तो तुम लोग इस पे काम करो, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर करना मत भूलना। तो थैंक यू।